हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। यूनिवर्सिटी की पाठशाला में सिंगल फेज एसी सर्किट्स यानी कि मॉड्यूल नंबर 2 आप सभी के लिए ऑनगोइंग है। और इस ऑनगोइंग सेशन में हम पहुंच गए आज के लेक्चर पर। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिप्रेजेंटेशन पार्ट, आज हो रहा है एनालिसिस का सेशन। जी हाँ, तो आज के सेशन पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स और आरएलसी के फैक्टर पर, यानी कि इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर के फैक्टर्स पर हम समझेंगे कि आरएलसी सर्किट्स के होने से एसी सर्किट की ओवरऑल बिहेवियर जो है वो उसमें क्या बदलाव आता है, किस तरीके से चेंजेस होते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे फर्स्ट थिंग, आज के कोर्स का या आज के सेशन का जो डिटेल है, कंटेंट का प्लान है, वो पहले देख लीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि आरएलसी लोड्स का इफेक्ट क्या होता है वोल्टेज और करंट की फेज में अंतर लाने के रिस्पेक्ट में, कि इनके होने से सर्किट की वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ फेज में रहती है या आउट ऑफ फेज रहती है। आउट ऑफ फेज होती है तो कितने डिग्री से, कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, ये सभी फैक्टर्स। देन उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ पावर, आरएलसी की लोडिंग कंडीशंस की अलग अलग कंडीशंस पर पावर डिसिपेशन कैसा होता है। और तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि इसका आरएलसी लोडिंग का फाइनल समरी क्या होता है, ताकि जब अगली क्लास में आप इंपिडेंस ट्रायंगल वगैरह पढ़ें तो आपको बढ़िया से क्लैरिटी रहे। ठीक, चलिए बिना देरी के शुरुआत करता हूँ। आज के सेशन पर डेरिवेशन का पार्ट ज़्यादा है, तो मस्त से बैक टू बैक डेरिवेशन है। आज थ्योरी ज़्यादा कुछ नहीं है, आज मेजरली प्योरली डेरिवेशन ही करवाने वाला हूँ मैं आपको बैक टू बैक। तो जो तीन अलग अलग वीडियोस में जो चीज़ें होती है वो एक वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट आरएलसी तीनों का डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आज का हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखते हैं एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स एट आरएलसी लोडिंग, एट आरएलसी लोडिंग। ठीक है, नॉर्मली जब हम लोड्स की बात करते हैं, है ना, नॉर्मली जब हम ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जब लोड्स की बात करते हैं तो लोड्स में हमारे पास सीधे सीधे एक ही चीज़ माइंड में आती है कि भाई लोड तीन प्रकार के हैं। रजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है। ठीक, और इसी तीन के हिसाब से हम ये जज करते हैं, ये देखते हैं कि सर्किट के परफॉर्मेंस में कितने का असर पड़ रहा है, सर्किट कैसे परफॉर्म कर रही है। ये सारी क्राइटेरियाज को इन्हीं तीन लोड के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ आरएलसी सर्किट एट एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट एट आरएलसी लोडिंग। तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट, जिसका हेडिंग होगा एसी सर्किट, एसी सर्किट विथ अ प्योरली रेजिस्टिव लोड, प्योरली रेजिस्टिव लोड। ठीक है, अब देखिए ये जो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ इसका पर्पस क्या है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर ये डेरिवेशन तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, कोर्स का भी पार्ट है, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का मुद्दा क्या है, क्यों ये डेरिवेशन करना ज़रूरी है। तो मैं आपको कारण बता दूं, ये डेरिवेशन इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर हम करंट और वोल्टेज का रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि एक प्रकार का लोड जब सर्किट में आता है, एक स्पेसिफिक प्रकार का लोड, तो वो सर्किट के सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिलेशन स्टैब्लिश करवाता है, उनको एक ही फेज में रखता है या उनको फेज अपार्ट कर देता है। अगर फेज अपार्ट करता है तो कितने डिग्री से, और किसको लीड करवाता है, किसको लैग करवाता है, सारा कुछ समझना है हमको इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए एसी सर्किट कंटेनिंग अ प्योरली रेजिस्टिव लोड का कंडीशन देखेंगे। तीनों डेरिवेशन जो मैं करवाऊंगा आपको, उस तीनों के अंदर दो में से किसी एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखना है। चाहे वोल्टेज को कांस्टेंट रख के उसके रिस्पेक्ट में देखो करंट में क्या चेंज आ रहा है, या फिर करंट को कांस्टेंट रख लीजिए और देखिए कि वोल्टेज उसके रिस्पेक्ट में कितना बदल रही है। तो मैं तीनों कंडीशंस पर वोल्टेज को कांस्टेंट रखने जा रहा हूँ और करंट को देखूंगा उसके रिस्पेक्ट में बदलते हुए। क्लियर? तो मैं आपको बोल रहा हूँ इसीलिए कि हम यहाँ पर जो वोल्टेजेस पुट कर रहे हैं उनको हमेशा हर केस में हम क्या लिखेंगे, हर केस में हम लिखेंगे कि इसकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक, और चूंकि ये पहला केस है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि रेजिस्टिव लोड आर ओम्स का लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम्स यहाँ कनेक्ट कर दिया, वी एम साइन ओमेगा टी की वोल्टेज दे दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में मुझे ये चेक करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई। ये इंस्टेंटेनियस करंट होगी इसलिए इसको स्मॉल लेटर से शो करूंगा मैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मैंने लिखा, अब इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू इसी के रिस्पेक्ट में मुझे फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो इसमें लिखते हैं लेट अस अज्यूम दैट
द सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल्स टू Vm sin omega t. Let us assume that this supply potential is Vm sin omega t. ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है. फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं इसको. अब ये सप्लाई वोल्टेज है, इसके रिस्पेक्ट में करंट कितनी जा रही है देखने के लिए मैं लिखूंगा I इज इक्वल्स टू बाई ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू V बाई आर होता है. दैट इज इक्वल्स टू, देखिए V की वैल्यू रख दूंगा तो ये हो जाएगा Vm sin ओमेगा t डिवाइडेड बाई R, एंड देयरफॉर I इज इक्वल्स टू. अब आप देखिए मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम करंट मिलेगा. एवरेज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से क्या मिलता है, एवरेज करंट मिलता है. मिनिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से क्या मिलता है, मिनिमम करंट मिलता है. तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा साइन ओमेगा टी. क्यों, क्योंकि सिंस मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स यू द मैक्सिमम करंट, आई एम साइन ओमेगा. तो मेक इट योर सेकेंड इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है. अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, I and V are in phase when a purely resistive load is connected across AC supply. बोलिए पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. बहुत ही आसान सा पॉइंट था ये वाला, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा. तो मैंने आपको ये बोला कि भाई वोल्टेज की कंडीशन देखेंगे और उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि करंट जो है वो वेरी कर रही है नहीं कर रही है. वेरी मतलब फेज एंगल वाइज वेरी कर रही है कि नहीं. अभी मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है. यहाँ मेन मुद्दा है कि फेज एंगल वाइज इनके बीच में कितने का डिफरेंस आता है. तो जब हम लोग पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं अपना, तो हमको दिखता है कि भाई वोल्टेज अगर Vm sin ओमेगा टी पे था तो करंट भी तो Vm sin ओमेगा टी पर ही है. तो मतलब फेज एंगल वाइज तो दोनों एक ही जगह पर है. तो मतलब अगर रेजिस्टिव लोड का केस है तो आपके जो फेजर डायग्राम आप जो यहाँ पे क्रिएट करेंगे या जो ट्रेस करेंगे, इट शुड बी लाइक दिस. ये ऐसा दिखेगा आपको, देखिए. तो इसके ऊपर आप यहाँ पे सबसे पहले शो करेंगे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो था ये वाला, और करंट जो है ये भी इसी के फेज में बनेगी. तो करंट या सप्लाई करंट या करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर आप बोल सकते हैं, इट विल बी हियर. अगर ये पूरा फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, तो भी उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज का डिफरेंस जो है वो जीरो दिखाई देगा आपको. एंड देयरफॉर यू विल राइट कि फेज डिफरेंस एंगल फाई इज 0 डिग्री फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव लोड. रेजिस्टिव लोड है तो फेज एंगल होने ही नहीं देगा, डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं कराएगा ये, ठीक है. तो इनकी मैग्नीट्यूड के हिसाब से लाइन छोटी बड़ी बन सकती है, लेकिन फेज वाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा. चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया. तो मतलब रेजिस्टेंस जो है कभी फेज का अंतर नहीं क्रिएट कराता है किसी भी एसी सर्किट में. रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है. फ्रीक्वेंसी में कुछ भी आप चेंज कर दीजिए. इसीलिए रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है जिसको डीसी में लगाओ या एसी में लगाओ, इनका बिहेवियर बिल्कुल सेम एक ही जैसा दिखाई देगा आपको. तो एसी सप्लाई में जहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन भी है हो सकता है, जहाँ पर सप्लाई जो है वो साइनसॉइडली वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे पर भी आपका रजिस्टर जो है अपनी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं करता है. बाइलैटरल एलिमेंट बोलते हैं ना इसको. चलिए ठीक. तो ये तो एक हिस्सा हो गया. ये डेरिवेशन करने का दो मकसद है. पहला मकसद ये है कि एक एलिमेंट के प्रेजेंस से वोल्टेज और करंट में कितने का फेज डिफरेंस आ रहा है वो पता लगाना. दूसरा मकसद ये है कि उसी एलिमेंट की प्रेजेंस की वजह से इस सर्किट में कितना पावर का डिसिपेशन होगा ये भी पता लगाना है, ठीक. तो चलिए दूसरे एस्पेक्ट पे लेके चलता हूं आपको. नाउ द पावर डिसिपेशन, हेडिंग डालते हैं, इसी के सब हेडिंग है इसी का, पावर डिसिपेशन ड्यू टू a purely resistive circuit. पावर डिसिपेशन ड्यू टू अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. चलिए देखते हैं. अगर सर्किट जो है एसी सर्किट है जो प्योरली रेजिस्टिव हो गया, रजिस्टर ही लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में पावर का डिसिपेशन कैसे बताएंगे हम लोग. तो लेट द इंस्टेंटेनियस पावर बी वी आई, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट. ओके, वोल्टेज की वैल्यू आपने कितनी निकाली बताइए क्वेश्चन में,
मतलब अपने डेरिवेशन में दिस वाज वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट कितना लिखा आपने, आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो और इसको थोड़ा सा इलेबरेट करें तो ये हो जाएगा वी एम इंटू आई एम इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ठीक है भाई, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और सिंप्लीफाई कर देते हैं। पी इज इक्वल्स टू वी एम आई एम 1 - cos 2 थीटा बाई 2। बहुत ही शानदार, लिख लीजिए इसको, ऐसा भी लिख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ से दो चीज़ें, क्या क्या दो चीज़ें, अब इसके बाद आप लिखेंगे कि नेग्लेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, नेग्लेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट। मुझे देख के बताइए कि आपको इसके अंदर फ्लक्चुएटिंग पार्ट कौन सा दिखाई देता है। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये cos 2 ओमेगा टी वाला पोर्शन जो है ये फ्लक्चुएटिंग की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, ये एंटायर थीटा के एंगल के हिसाब से जो इसके अंदर जो वेरिएशन होगा, यानी कि टाइम इंस्टेंट और जो फ्रीक्वेंसी है, इसके आधार पे आपको पूरा वेरिएशन दिखेगा कॉस के एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ वी एम आई एम इंटू 1/2, एक हिस्सा कॉन्स्टेंट पार्ट, मल्टीप्लाई करूँ वी एम आई एम cos 2 ओमेगा टी बाई 2, दूसरा हिस्सा फ्लक्चुएटिंग पार्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि नेग्लेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट। फ्लक्चुएटिंग पार्ट को क्यों नेग्लेक्ट कर रहा हूँ मैं, पावर जो है उसको कांस्टेंट पार्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। अभी कैसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डेरिवेशन लिखने के समय आप ऐसा चाहें तो लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं सो देन यू विल से कि देन द वैल्यू ऑफ पावर विल बी इक्वल टू वी एम आई एम, ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0। ये पूरा का पूरा जो इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको 0 बना दूंगा, हट गया ये पूरा पोर्शन। अच्छा ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना बिल्कुल जेन्युइन है कि सर नेग्लेक्ट भी कर दिए, जीरो भी बना दिए, लॉजिक तो बताए नहीं कि कैसे जीरो बनाए। चलो फ्लक्चुएटिंग पार्ट की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस करना है, समझ गए। कौन ये जो फ्लक्चुएटिंग पोर्शन है उसको जीरो बना दिए, बट कैसे, कुछ तो हो रहा होगा ना, जीरो के पीछे का लॉजिक क्या है, चलिए वो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा, इस स्टेप के बाद मैंने क्या किया वो देखिएगा आप ध्यान से। इसको रफ पार्ट में लिखिएगा, फेयर में लिखने की जरूरत नहीं है इसके आगे का, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपका फेयर कंटेंट इतना ही है, ये देखिए यहाँ तक लिख लीजिए, अभी एक स्टेप और बताऊंगा मैं आपको तो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका फेयर पोर्शन है। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये रफ पोर्शन आप अपने समझने के लिए लिखिएगा, आपको एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर एवरेज पावर का कैलकुलेशन किया है बेसिकली, मैंने इस पॉइंट पर एवरेज पावर का कैलकुलेशन किया है। अगर आप भी ध्यान देंगे तो एवरेज पावर का कैलकुलेशन आप यहाँ पे लिख पाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। एवरेज पावर का कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ यहाँ। ठीक, अगर मैं इस पावर के एक्सप्रेशन का एवरेज निकाल लूँ, पी एवरेज, तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए वी एम आई एम मल्टीप्लाइड विद ब्रैकेट में 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2, इसका एवरेज निकालिए। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है ना, तो पी एवरेज इज इक्वल्स टू वी एम आई एम बाई 2। कैसे निकालते हैं एवरेज, आपको सब ये डेटा जो है ये क्लियर है कि 0 से पाई के लिमिट में हमने इंटीग्रेट किया। एवरेज वाले वीडियो में आप देखिएगा जहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया मैग्नीट्यूड का, उसमें मैंने बताया कि कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट इनटू डी ओमेगा टी। इस डेटा का एवरेज ऐसे ही निकलता, कांस्टेंट पार्ट बाहर कर दिया मैं पहले ही, पाई को भी बाहर निकाल दीजिए इसको, दिस बीइंग कांस्टेंट ये भी बाहर आ जाएगा। सो पी एवरेज विल बी इक्वल टू वी एम इंटू आई एम डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन होगा डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, 0 से पाई इसमें पुट करेंगे माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2। इसमें भी एक बार 0 पुट करना है, एक बार पाई पुट करना है। बहुत अच्छा, अब देखिए इसको ध्यान से, अब ये साइन 2 ओमेगा टी में मैं पाई पुट कर दूंगा तो 360 डिग्री इसको इसको ये बनाएगा, तो 360 डिग्री, ये भी 0 0 पुट कर दूंगा वैसे ही 0। तो बोथ द केसेस में ये वाला फैक्टर जो है राइट हैंड साइड वाला, ये तो 0 हो जाएगा ना, आपके पास बचेगा क्या, ओमेगा टी। इसमें एक बार पाई पुट करोगे, एक बार 0 पुट करोगे, तो पाई माइनस 0 बचेगा आपके पास। तो यू विल गेट पी एवरेज इज इक्वल्स टू वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 पाई, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा पाई माइनस 0, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, और ये बन जाएगा फाइनली वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2।
ये कहानी बैकग्राउंड में चल रही थी जब मैं आपको ये लिखवा रहा था, तो ठीक है, जब मैं आपको ये लिखवा रहा था कि भाई इस पॉइंट के बाद फ्लक्चुएटिंग पार्ट को नेग्लेक्ट करना है, तो नेग्लेक्ट करने का ये तरीका है, ये बैकग्राउंड में चल रहा था, ये वो वर्क है। समझ आ गया सभी को? तो ये आपको एग्जामिनेशन में इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल वाला एक्सप्लेनेशन है और इस तरफ इतना आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस पॉइंट के बाद सीधे ये लिख सकते हैं कि नेग्लेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, और आप डायरेक्टली इस फ्लक्चुएटिंग पार्ट को हटा के ज़ीरो करके इस पॉइंट पे आ सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको लास्ट एक्सप्रेशन लिखवा देता हूँ। तो इसी को एक और तरीका है लिखने का कि आप लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू। ये टू था ना, इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। और P इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। यहाँ पे आपका ये डेरिवेशन भी कंप्लीट होता है। तो इससे पता क्या चलता है? चलो डेरिवेशन कर लिए, सीख लिए डेरिवेशन, इससे क्या सीखे, क्या पता चला हमको? पता ये चला कि अगर रजिस्टर लगा हुआ है किसी सर्किट में, तो पावर का लॉस जरूर होगा उसके अंदर, मतलब पावर का डिसिपेशन जरूर करवाएगा। कौन सी पावर? एक्टिव पावर। पावर का वॉटफुल कंपोनेंट बोलते हैं इसको। ये पावर का वो कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से हीट डिसिपेशन पॉसिबल है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का वर्क डन हो सकता है। ये वो पावर की बात हो रही है यहाँ पे। अगर P लिखा हुआ है, वॉट्स में यूनिट है, तो इट इज़ ऑलवेज द वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ पावर। और पावर का वॉटफुल कंपोनेंट ही क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि उसी को आइडियल माना जाता है कि वही रिस्पॉन्सिबल होता है हीट डिसिपेशन करने के लिए। सर्किट से जो वर्क डन होता है उसके लिए अगर कोई पावर रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज प्योरली एक्टिव पावर। ठीक है, आगे चल के आप पढ़ोगे पावर के डिटेल में इसके बारे में। तो ये डेरिवेशन आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने लिखा हुआ है, यही एंटायर डेरिवेशन है, इसी को आप कवर करिएगा, इसी को पढ़िएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में एक्सप्लेनेशन भर है उसका, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं अपने समझने के लिए। एग्जाम में उसको लिखना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। टाइम है अगर एडिशनली तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज उसको लिखने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट के बाद से हम लोग पहुंच गए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से गए थे, यहाँ से वापस आए, ठीक। तो हमको समझ में आ गया ना कि पावर का डिसिपेशन जो है वो हो रहा है रेजिस्टिव लोड के केस में। चलिए बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, और अब बात करते हैं इंडक्टिव लोड के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इसमें लिखेंगे एसी सर्किट containing AC circuit containing a purely inductive load, ठीक है। तो सेकंड केस जो है इंडक्टिव लोड का, इसके अंदर हम लोग देखते हैं डिटेल में कि इंडक्टिव लोड के केस में सर्किट जो है उसका रिस्पांस किस तरीके का होता है। अगेन रिस्पांस में वही दो चीज आपको चेक करनी है। फर्स्ट केस में आप देखेंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिलेशन होता है अगर एक प्योर इंडक्टर कनेक्टेड है तो। और दूसरे केस में आप चेक करेंगे कि सर्किट में पावर का डिसिपेशन जो है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या वाकई में पावर डिसिपेट होता है या नहीं होता है, ठीक है। एक्टिव पावर की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर एक इंडक्टिव लोड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इंडक्टिव लोड शो कर लेते हैं। केस अभी भी वही है, मैं अभी इस बार भी वोल्टेज को कांस्टेंट लेने वाला हूँ यहाँ पर। तो वोल्टेज जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट, और इंडक्टर जो है यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा एल हेनरी का। सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी, और इसके रिस्पेक्ट में हमको देखना है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कितनी आएगी, ठीक है। तो चलिए इसमें भी स्टार्ट करते हैं फटाफट से डिराइव करना। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट अस अज्यूम दैट the supply voltage is given as V is equals to Vm sin ओमेगा टी। अब ये मेरा स्टैंडर्ड है, इसी से मुझे कंपेयर करना है करंट को कि करंट की वैल्यू जो है वो कितनी निकल करके आती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद देखिए इंडक्टर लगा हुआ है, यानी कि कॉयल की अगर बात हो रही है, तो ईएमएफ का इंड्यूस होना जो है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एमिनेंट रहेगा, मिलेगा ईएमएफ का इंडक्शन, ठीक है। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी हम लोग उसको लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा हुआ है इस चीज़ को। और जहाँ पर सिंगल फेज एसी का जनरेशन की मैं बात कर रहा था, वहाँ पर भी मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया था, ठीक। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये कौन सा एक्सप्रेशन है? दिस इज अ
दिस इज द व्हाट, दिस इज अ मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ना। यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज लिखी हुई है सब मैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन है, चाहे फाई लिखा हो, चाहे ई लिखा हो, या एन के फॉर्म में लिखा हो। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको करंट की वैल्यू चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट वोल्टेज। तो अगर करंट का एक्सप्रेशन आपको चाहिए तो मैग्नेटिक एक्सप्रेशन से तो नहीं आएगा, इसको इक्विवेलेंट करंट एक्सप्रेशन में या इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेशन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाऊंगा, तो इसका ई का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा माइनस ऑफ वी, माइनस क्यों लगाया बताऊंगा आपको मैं कारण। एन का इक्विवेलेंट हो जाएगा एल, और फाई का इक्विवेलेंट हो जाएगा आई। मैग्नेटिक सर्किट्स में जब ये पढ़ेंगे तो मैं आपको और एक बार डिटेल में ये पूरा फैक्टर बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिएगा। ईएमएफ जो होता है उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होता है पोटेंशियल या वोल्टेज, लेकिन माइनस साइन जो है वो लेंज लॉ की वजह से लगता है। आप जैसे देखिए यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, ई इज टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। भाई फराडे का नियम कहीं नहीं बोलता है कि माइनस साइन लगेगा, वो लेंस का नियम बताता है कि वहाँ पर आपको माइनस साइन से ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो क्वांटिटी बनी है ये अपनी कॉज को, जिसकी वजह से ये बनी है, उसके अगेंस्ट चल रही है, उसको अपोज कर रही है। सो उसके लिए आपको माइनस साइन शो करना पड़ता है। यही चीज़ जब आप डायनेमिक सिस्टम्स के लिए जब लेते हैं ईएमएफ का, तो वहाँ पर आप लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग के, ठीक है। और जब आप ऐसे स्टैटिक फॉर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर, या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करते हैं, तो उसके अंदर आपको लेंज लॉ का यूज़ करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर ईएमएफ जो है उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होगा वोल्टेज, लेकिन माइनस साइन से ये पता चलेगा कि ये उसको अपोज कर रहा है। एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स, वो वो जो है वो इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है इलेक्ट्रिकली। मतलब ये सब जो बता रहा हूँ मैं ये एनालॉगस क्वांटिटी है, इसको डायरेक्टली इक्वल बोलना सही नहीं रहेगा। दे आर ऑल बेसिकली एनालॉगस क्वांटिटी। एनालॉगस का होता है समान, एक जैसा, एक जैसा, लेकिन इक्वल नहीं। इक्वल वर्ड जो होगा वो थोड़ा गलत हो जाएगा। इक्वल मतलब वो मैग्नीट्यूड और यूनिट्स को भी कंपेयर कर देगा, तो इसलिए इक्वल मैं नहीं बोल रहा हूँ वर्ड। एनालॉजी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक समान है, ठीक है। एक समान बिहेवियर शो करेंगे अपनी अपनी सर्किट में ये लोग। तो ये काम, ये तीनों क्वांटिटीज अपनी मैग्नेटिक सर्किट में जैसा बिहेव करेगा, वैसे ही ये तीनों क्वांटिटी अपनी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बिहेव करेंगे, ठीक है। हालांकि सबकी यूनिट्स अलग अलग है, सबके रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए, और वैसे ही फाई जो है फ्लक्स, उसको मैंने एनालॉगस दिखा दिया इलेक्ट्रिकल सर्किट के करंट से। तो अब जब आप नया इक्वेशन बनाओगे इसी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ, तो आप इसको फिर से आप लिख सकते हो, और माइनस ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। अब देखिए, मुझे करंट का एक्सप्रेशन चाहिए था, करंट का एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे। करंट का एक्सप्रेशन चाहिए था, अब यहाँ करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन आ गया। इसी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है इस पूरे डेरिवेशन के दौरान, ठीक है। माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, वी की जगह पे लिख लीजिए इसकी वैल्यू। तो वी की जगह पे आप लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो अब डी टी को उधर भेज दीजिए, एल को इस तरफ भेज दीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो वी एम बाई एल को तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, साइन ओमेगा टी फिर भी बच जाएगा अंदर। और देखिए ये डी टी गया उस तरफ, तो मतलब डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। डी ओमेगा टी नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर के आते हैं। तो डी आई का इंटीग्रेशन आपने कर लिया, आपको मिल गया यहाँ पे आई, इस तरफ है वी एम बाई एल, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपने कर लिया, आपको मिल गया माइनस ऑफ कॉस, एक चीज़ और, हाँ, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। सो देयर फोर आई इज इक्वल्स टू वी एम बाई ओमेगा एल, कॉस ओमेगा टी वो भी नेगेटिव वाला है, ठीक है। देखिए मुझे कंपेयर किससे करना है, साइन ओमेगा टी से, और वो कॉस के अगर फॉर्म में है तो दोनों की तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अलग अलग है, कंपैरिजन कैसे होगा, तो मुझे इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा या उसको कॉस में बदलना पड़ेगा। तो भाई साइनोसॉइडल वेव के बारे में पढ़ रहे हैं तो साइन में ही होना आइडियल कंडीशन हो सकती है, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनटू साइन ओमेगा टी के साथ हमको देखना है क्या रिलेशन है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्रीज। देखिए मुझे इस माइनस साइन को भी हटाना है, और ओमेगा टी के रेफरेंस पे बताना है कि ओमेगा टी से फिर बताना है कि 90 डिग्री लीड हो रहा है या लैग हो रहा है। ये कंडीशन हो गया, चलिए ठीक है। बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू वी बाई, अब इंडक्टर है तो आर मत लिखिएगा, एक्सएल लिखिएगा आप। इंडक्टर है तो हमको पता है ना, करंट आई इज इक्वल्स टू वी बाई एक्स, रिएक्टेंस।
तो एक्सेल की वैल्यू इससे अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो आई इज इक्वल्स टू ये पूरा डेटा जो है ना, ये देखिए ये वाला जो पूरा डेटा है ये वी है, और ये वाला जो डेटा है ये एक्स है। ठीक, तो v मतलब वी एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, ये हो गया। तो इसको देख के समझ में आ रहा है क्या कि देयर फोर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है किसके बराबर होती है, ओमेगा एल के बराबर होती है। इसी इक्वेशन से मिला आपको। ठीक है, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई एफ कहाँ से आया, ओमेगा से आया। ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जिसको रेडियंस पर सेकंड में बताते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको आप अगर आप फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज के फॉर्म में शो करना चाहते हो तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आती है। ठीक है, मल्टीप्लाइड विद एल। इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट क्या होती है, इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट होती है ओम्स। इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट होती है ओम्स। ठीक है, चलो भाई बढ़िया, इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट भी आ गई ओम्स लॉ के हिसाब से। अब एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पर ओमेगा एल की जगह पे एक्सएल पुट कर देता हूँ। हाँ, so therefore I is equals to Vm upon XL into sin ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, या माइनस पाई बाई टू, आपको जिस भी फॉर्म में लिखना है आप लिख सकते हैं। अब देखिए मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस से क्या आएगा, मैक्सिमम करंट ही तो आएगा। तो या फिर यू कैन से कि I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो दिस इज माई सेकेंड एक्सप्रेशन। अगला एक्सप्रेशन मेरे पास आ चुका है, इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर कर लीजिए। एक तरफ वोल्टेज की इक्वेशन ऊपर, ये इक्वेशन जो फर्स्ट नंबर पे आपने लिखा वी एम साइन ओमेगा टी जो रेफरेंस पे था, और करंट आ गया आपका आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, रेफरेंस से भी 90 डिग्री पीछे। तो अब आप अगर इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है। इंडक्टर के केस में अगर वोल्टेज को रेफरेंस लिया जाए, अगर आप वोल्टेज को रेफरेंस के तौर पे देखते हैं यहाँ पे वी एल, ठीक है, तो करंट जो है उससे कहाँ दिखाई देगी आपको, करंट उससे 90 डिग्री पीछे दिखाई देगी। आई, इनके बीच ऐसा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखाई देगा। अगर ये पूरी की पूरी फेजर ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो वीएल आगे चलता हुआ दिखाई देगा एज कंपेयर टू करंट, इंडक्टर का केस। ठीक है, मतलब फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। और क्या कंडीशन आ गया, वोल्टेज लीड्स फ्रॉम करंट आइडियली बाई 90 डिग्री, और प्रैक्टिकली कितनी भी वैल्यू हो सकती है लेकिन लीड जरूर करेगा। इसी को लिखने का दूसरा तरीका कि करंट लैग कर रही है वोल्टेज से बाई 90 डिग्री, दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इसी को लिखने का और तरीका, और द करंट लैग्स फ्रॉम वोल्टेज बाय 90 डिग्री आइडियली। आइडियल केस में है ना, प्रैक्टिकल केस में अलग एंगल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो ये इंडक्टर का केस आ गया। अब इसी का मैं आपको पावर का एक्सप्रेशन बताता हूँ। चलिए देखिएगा, पूरा डेटा है आपके पास, बस फटाफट से सॉल्व कर लीजिएगा। तो पावर in case of a purely inductive load, a purely inductive load, ठीक है, इंडक्टिव लोड है इसके केस में। चलिए देखते हैं कि पावर का एक्सप्रेशन कितने का आता है। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस पावर से लिखना शुरू करते हैं। सेम एक्सप्रेशन बनाऊंगा वैसे कि P इज इक्वल टू वी आई के फॉर्म में, लेकिन इस बार V जो होगा यहाँ पे हमने जो अज्यूम किया, और I जो यहाँ से निकल करके आया। तो वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू वी आई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड विथ करंट का एक्सप्रेशन क्या था, करंट वॉज आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। लिखेंगे ऐसा, जो कंडीशन थी। अच्छा, अब साइन का ये एक्सप्रेशन था, इसको वापस कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए जैसे ये पुराना एक्सप्रेशन में था। तो पावर विल बिकम इक्वल टू वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये माइनस साइन को मैं बाहर ले आता हूँ। ठीक है, इसका जो माइनस वाला जो साइन था वो इस तरफ ले आया मैं। ठीक, अब इसके आगे तो ये सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, अब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास P इज इक्वल्स टू
Vm/2 into 2 times of sin theta cos theta, 2 times of sin theta cos theta, तो ये बन जाएगा यहाँ से Vm/2 into sin 2 थीटा। लिख सकते हैं ऐसा, 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा। ये एक्सप्रेशन आ गया। अगेन मैं फिर से एक बार लिखूंगा वही सेम चीज, नेग्लेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट। सो नेग्लेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, नेग्लेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, फ्लक्चुएटिंग पार्ट को मैं जीरो कर देता हूँ। अब डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये जैसी जीरो हुआ दिस एंटायर सेक्शन विल बिकम जीरो एंड पावर का फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास आता है जीरो। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चलता है कि अगर एक प्योरली इंडक्टिव लोड एसी सर्किट पर लगा हुआ है तो नेट पावर डिसिपेशन जो होगा इट विल बी जीरो, कोई पावर डिसिपेशन नहीं करवाएगा। इसका मतलब इसकी वजह से अगर आप सोचते हो कि हीट का डिसिपेशन होगा या I²RT लॉस होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर फॉलो हो रहा है, तो वो नहीं होता है। रिएक्टेंस कभी भी हीट डिसिपेशन नहीं करवाता है, रिएक्टेंस हमेशा फेज का अंतर क्रिएट कराता है आइडियल केस में। प्रैक्टिकल केस में थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस उसके अंदर भी होगी, बीइंग अ मटेरियल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हीट बन सकता है उसके अंदर, लेकिन आइडियली जो है वो कभी कोई हीट डिसिपेशन नहीं करा सकता, कोई एक्टिव पावर का डिसिपेशन होगा ही नहीं अगर आपने इंडक्टर लगा करके रखा हुआ है तो। और वैसे भी आप जानते हैं कि वो अपनी पहली हाफ साइकिल में एनर्जी का स्टोरेज करेगा तो दूसरी हाफ साइकिल में वही एनर्जी वापस भी कर देगा सिस्टम को। तो नेट कंप्लीट एसी साइकिल में टोटल एनर्जी स्टोर्ड या टोटल पावर डिसिपेटेड उसका जीरो ही रहेगा। यही चीज़ सेम कैपेसिटर के लिए भी होता है, उसको भी आपको मैं डिराइव करके एज इट इज़ दिखाऊंगा, तरीका ऑलमोस्ट सेम जाएगा देखिएगा उसके अंदर। बट आप पहले से ये चीज़ को जानिए, लॉजिकली आप पहले से समझिए कि सेम चीज़ तो कैपेसिटर के अंदर भी होता है, वो भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो उसके अंदर भी क्या होगा कि वो पहली हाफ साइकिल में चार्जेस का स्टोरेज करेगा, बट इन द सेकंड हाफ साइकिल इट इज गोइंग टू रिटर्न द चार्ज बैक टू द सर्किट। तो ऐसा जब वो करेगा तो नेट कंप्लीट 360 डिग्री की साइकिल पर कुछ नहीं स्टोर करेगा, कोई पावर डिसिपेशन नहीं होना चाहिए आइडियली उसके अंदर। चलो करके देखते हैं उसका सोल्यूशन। तो तीसरा और आखिरी पार्ट इस डेरिवेशन का, डेरिवेशन का थर्ड एंड द लास्ट पार्ट इज AC circuit containing a purely capacitive load, AC circuit containing a purely capacitive load। ठीक है, चलिए फिर से सेम कंडीशन लेते हैं, इस बार कैपेसिटिव लोड ड्रॉ करते हैं इस बार सर्किट के लिए हम लोग। तो ये अगेन हमारा एक AC सर्किट बन गया, वोल्टेज लगा देंगे यहाँ पे कैपेसिटर, चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इसको बैठा देते हैं यहाँ पर। सप्लाई वोल्टेज जो है इस बार भी मैं सेम रखूंगा, सप्लाई वोल्टेज को तीनों डेरिवेशन में डिट्टो सेम रखने वाला हूँ कि लेट अस अज्यूम वी हैव द सप्लाई वोल्टेज Vm sin ओमेगा t। ठीक है, इतने वोल्ट्स का सप्लाई पोटेंशियल है, इसके रिस्पेक्ट में हमको करंट चाहिए। अगर ये कैपेसिटर C फैरेड्स का लगा हुआ है तो C फैरेड का कैपेसिटर इस सप्लाई के अक्रॉस जुड़ गया, प्योरली कैपेसिटर है, कोई रजिस्टर वजिस्टर नहीं अज्यूम कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट अस अज्यूम, let us assume the supply, let us assume the supply is, let us assume that इस बार जो सप्लाई वोल्टेज है हमारा V इज इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t है, V इज इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में करंट देखना है कि कितना है। तो अब हम लोग सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर कैपेसिटर का केस है ना तो कुछ ना कुछ चार्ज स्टोरेज कर रहा है वो, और अगर चार्ज स्टोरेज कर रहा है तो कितना चार्ज स्टोरेज जो है वो कर रहा है। तो हमको पता है कि भाई Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। ठीक है, चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर इज गिवन है Q इज इक्वल टू CV। मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे इस Q का एक्सप्रेशन का यूज़ करके मैं करंट के एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, मेरा मेन मोटिव तो ये है कि मुझे किसी भी तरीके से करंट की वैल्यू बताने का मौका मिल जाए कि भाई करंट इतने वैल्यू की जा रही है, ऐसा कुछ हो जाए। और ये कब पॉसिबल है? जब इस
क्यू के एक्सप्रेशन का मैं कुछ करूँ, तो मुझे पता है करंट को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो सिंस आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, so therefore I can say कि I current is given as d by dt of CV. अच्छा, V क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है वो आपको पता है, पुट कर दीजिए इसके अंदर. सो I इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ d by dt ऑफ Vm sin ओमेगा t. अच्छा, Vm भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लीजिए. तो I इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ Vm d by dt ऑफ sin ओमेगा t. अब है हमारे पास साइन ओमेगा टी और डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको डी टी के रिस्पेक्ट में, ठीक. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सो आई इज इक्वल टू सी वी एम, डी टी के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी. ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये बन जाएगा यहाँ पे. अच्छा, कॉस का एक्सप्रेशन भी हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमको तो साइन से कंपेयर करना है. तो फाइनली इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, वी विल से आई इज इक्वल टू ओमेगा सी वी एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई, लिख सकते हैं ऐसा. पाई बाई टू यानी 90 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री यानी लीड करता हुआ दिख रहा है. बट एक दिक्कत है, ये ओमेगा सी वी एम का क्या करूँ, अगर मैं ओम्स लॉ से भी कंपेयर करता हूँ तो आई इक्वल टू वी बाई जेड चाहिए या वी बाई एक्स चाहिए. तो वी के अपॉन में तो कुछ है ही नहीं मेरे पास. तो मेरे पास ये जो फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट है जो रेडियंस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसको मुझे लेकर के आना पड़ेगा किसमें, रिएक्टेंस के फॉर्म में, मतलब अपॉन में लाना पड़ेगा. तो कैसे ला सकता हूँ, तो इसी को लिखने का एक और तरीका है मेरे पास की, और आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी. लिख सकते हैं ना ऐसा, मल्टीप्लाई में ओमेगा सी है तो अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं. ठीक है, अगर ऐसा लिखेंगे तो अब कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से कंपेयर करके आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू वी बाई एक्स, वी बाई एक्स सी, ऐसा लिखेंगे. तो एक्स सी की वैल्यू आपको मिल गई. सो देयर फोर एक्स सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी. लिख सकते हैं ना ऐसा, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू भी ओम्स में. तो ये कंडीशंस होती है जहाँ से हमको रिएक्टेंस वगैरह की वैल्यू मिलती है. आपने कई बार ये फॉर्मूला देखा होगा, न्यूमेरिकल बनाने के समय बहुत जगह आप इस फॉर्मूले को यूज़ भी करेंगे. तो ये फॉर्मूला आता कहाँ से, इसी डेरिवेशन के अंदर से आता है. ठीक, चलिए तो अब इस डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पर 1 बाई ओमेगा सी की जगह पे मैं एक्स सी लिख सकता हूँ ना, इस पूरे को वही लिखते हैं. चलिए तो अब इसका डेरिवेशन जो है आगे कंटिन्यू करते हैं. तो इसमें लिखेंगे देयर फोर आई इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन एक्स सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. अब मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस से बताने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम करंट ही आएगा. तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये आ गया मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन. यहाँ तक सभी को समझ में आ गया. दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, दैट इज एक्सप्रेशन नंबर 2. अब इसको आप कंपेयर कर लो फर्स्ट एक्सप्रेशन से, आपको वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी मिल रहा था, करंट आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मिल रही है, यानी कि उससे भी लीड करती हुई दिखाई दे रही है. सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, व्हाट डू वी गेट, कि भाई देखिए करंट आई लीड्स फ्रॉम V ideally by 90 degree, ideally by 90 degree in case of a purely capacitive load. कंप्लीट एक्सप्रेशन. अब बताइए यही 3 डेरिवेशन को 3 अलग अलग वीडियो में देखते हैं आप, उससे अच्छा एक ही वीडियो के अंदर आपको मैं पूरा का पूरा एक ही साथ पूरा कंप्लीट एनालिसिस पार्ट बता देता हूँ. जब एक साथ पढ़ेंगे तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बनती चली जाएगी. आपको पिछले वाले डेरिवेशन से इसमें बहुत कुछ कनेक्टेड दिख जाएगा. अभी पावर का एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो आपको लगेगा कि पिछला ही डेरिवेशन का पावर का एक्सप्रेशन एकदम सेम टू सेम. ये नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, लिखने के चक्कर में मत रहिएगा, अभी सिर्फ समझिए इसको. डेरिवेशन नहीं तो इसमें क्या नोट करना है, ये जो मैंने लिख दिया वही सेम टू सेम आपको लिखना है ना.
तो ये मैं PDF ही दे दूंगा, आप उसी को रख लीजिएगा, ठीक है। बट अभी सिर्फ समझने का काम करिए। और हाँ, जहाँ किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि नहीं भी समझ में आ रहा है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे ज़रूर से आपका मैं डाउट भी सॉल्व करूँगा। और एट द सेम टाइम संडे को आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी होने जा रही है, उसमें भी डाउट भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में, ठीक है। तो संडे से पहले पहले आपको मैं इतना रेडी कर दूंगा कि आप AC के न्यूमेरिकल बनाने लायक हो जाएंगे, ताकि जब संडे को न्यूमेरिकल बनाए तो मज़ा आएगा। तो करंट लीड्स फ्रॉम द वोल्टेज आइडियली बाय द 90 डिग्री इन द केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव लोड। चलिए इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। इसका फेजर कैसा रहेगा, अगर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे भाई वोल्टेज को ही तो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ ना हर डेरिवेशन में। तो लेट द वोल्टेज बी Vm साइन ओमेगा टी, दिस इज माई वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो करंट कहाँ रहेगा इसका, करंट तो फिर लीड करेगा 90 डिग्री से, तो दिस विल बी करंट 90 डिग्री का फेज डिफरेंस ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। अगर ये पूरा का पूरा फेजर रोटेट कर रहा है तो इस तरीके का एक्सप्रेशन बनना चाहिए, ऐसी ग्राफ बननी चाहिए आपके पास। अब पावर के एक्सप्रेशन पे लेके चलते हैं, जो कि आज के सेशन का आखिरी टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग में पावर इन केस ऑफ a purely capacitive load। पावर इन द केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव लोड, अगर प्योरली कैपेसिटिव लोड लगा हुआ है तो पावर का एक्सप्रेशन क्या बताएगा, चलिए देखते हैं। बहुत ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से आप बता सकते हैं इसमें कि पावर की वैल्यू कितनी आएगी। भाई देखिए, पावर का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, वी आई इंस्टेंटेनियस वी इंस्टेंटेनियस आई। तो कैपेसिटर के केस में वी और आई कितना कितना रखा आपने, देयर फॉर पी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। सो यू विल गेट पावर इज इक्वल्स टू वी एम इंटू आई एम इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, लिख सकते हैं, ठीक। इसके आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, सेम टेक्निक जैसे आप इंडक्टर के केस में करे थे, यहाँ से तो आप खुद ही डिराइव कर लेंगे, बट चलिए जल्दी जल्दी से मैं भी लिखवा देता हूँ। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, ये सिर्फ आपके नोट्स के लिए लिखवा रहा हूँ मैं, बाकी तो इसको आपको पता है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 यू विल गेट द एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू वी एम आई एम बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। और फाइनली इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये बन जाएगा वी एम आई एम बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। और लास्ट में आप इस पूरे एक्सप्रेशन का जब एवरेज निकालेंगे, या फिर अगर आप सीधे ये लिख दें कि नेग्लेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट, नेग्लेक्टिंग द फ्लक्चुएटिंग पार्ट को पूरा जीरो बनाते हुए हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा P इज इक्वल्स टू 0। तो मेन इंपॉर्टेंट है, इस पोर्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी वर्किंग समझना, कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसके अंदर ऐसा आखिर क्या चीज़ हो रहा है जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन 0 आ रहा है। तो भाई कैपेसिटर पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितनी एनर्जी स्टोर किया चार्जेस के फॉर्म में, नेगेटिव हाफ साइकिल में वापस भी तो कर दिया ना उतना, नेट पावर डिसिपेशन इसका 0 हो गया। और कैपेसिटिव लोड है तो वो एक्टिव पावर कैसे डिसिपेट करेगा, हीट थोड़ी ना जनरेट कर देगा। रिएक्टेंस की वजह से क्या होगा, वोल्टेज करंट में अलग अलग फेज डिफरेंस हो सकता है, हीट डिसिपेशन कभी नहीं होगा, वो रजिस्टर के केस में केवल होता है। तो पावर का एक्सप्रेशन आपने देख लिया, आर एल और सी में से सिर्फ एक जगह पे होता है, दैट इज इन रजिस्टिव लोड। कौन सा पावर, एक्टिव पावर, व्हाट फुल कंपोनेंट, जिससे हीट जनरेशन होगा, जिससे वर्क डन होता है। तो इनके केस में कोई वर्क डन नहीं होता, ना इंडक्टर के केस में ना कैपेसिटर के केस में। एक्टिव पावर डिसिपेशन कुछ नहीं होता इनके केस में, 0 होता है आइडियली, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन ध्यान से रखिए, ध्यान से इसको आप समझ करके रखिएगा। तो अभी तक आपने इस पूरे आज के सेशन से क्या क्या सीखा उसका एक शॉर्ट सा समरी आपको मैं बता दूं। इस सेशन में अभी तक आप लोगों ने क्या क्या लिखा या क्या क्या सीखा है उसका एक शॉर्ट सा समरी जो है वो देख लेते हैं। देखिए, तो ये कंप्लीट मैंने यहाँ पर समरी जो है वो लिख करके रखा है आपके लिए, कि आज के सेशन से आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या ओवरऑल समरी जो है वो निकल करके आती है। तो एक बार क्विकली आपको मैं बता दूं, तो आर एल और सी के केस में आप लोगों ने ये देखा है यहाँ पर कि रजिस्टर के केस में सबसे पहले तो देखिए वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हो गए, फेज डिफरेंस एंगल 0 डिग्री पर। पावर का डिसिपेशन वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस के फॉर्म में होता है। इंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर करंट जो है वो लैग करती है फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज आइडियली बाई 90 डिग्री।
और फाई की वैल्यू 90 डिग्री आइडियल केस में मिल जाती है आपको। एक्सएल की वैल्यू भी आपको यहाँ से निकल के मिलेगी, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। पावर की वैल्यू जीरो, कोई पावर का डिसिपेशन नहीं हुआ एक्टिव पावर का। और वैसे ही कैपेसिटर के केस में आपने देख लिया कि यहाँ पर करंट जो है वो लीड करती है फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज। आइडियली तो 90 डिग्री से प्रैक्टिकली गिवन डेटा के हिसाब से आप फाइंड करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू